अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, मैं हूं आपका दोस्त दानिश रशीद और आप देख रहे हैं पेट प्रोफेशन। व्यूवर्स, आज हम आए हैं लाहौर से बाहर और एक डेयरी फार्म पे। अब हम आपकी मुलाकात शरोज़ भाई से करवाएंगे जो इस डेयरी फार्म के ओनर है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम शरोज़ भाई। अस्सलाम दानिश भाई, थैंक यू। पहले तो आपने इतना टाइम निकाला अपनी हेक्टिक शेड्यूल से और लाहौर से फिर इतना दूर। ये वैसे ही अगर रास्ता भी आपने देख लिया कितना ख़राब है, तो पहले तो वेरी काइंड ऑफ यू कि आपने टीम के साथ टाइम निकाल के हमें विजिट किया है और इसको आप कवर कर रहे हैं। शरोज़ भाई, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शरोज़ भाई, बताएं अपने बारे में, फार्म के बारे में बताएं। हाथ डेयरी फार्म है ये, और ये मांगा मंडी पे कोट राधा किशन वाली साइड के ऊपर है। हमारे पास डच एनिमल्स हैं, 200 डच एनिमल्स हैं, और हम इसका दूध लाहौर में अपनी शॉप्स के ऊपर सप्लाई करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आप बोल रहे हैं 200 डच एनिमल्स हैं, जी। तो इसमें मेल कितने हैं और फीमेल्स कितने मेल हैं? दानिश भाई हम रखते ही नहीं है। डेयरी फार्मिंग के लिए मेल रखना इज़ अ बर्डन, फाइनेंशियली भी और वैसे भी, क्योंकि हम जो ब्रीडिंग लेते हैं वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए लेते हैं, सेक्स सीमन से। ओके। वो मेक श्योर करता है कि 80 to 85% हमारे पास खाली फीमेल्स आ रहे हैं, ओके। तो मेल हम रखते ही नहीं है। ओके, यानी कि जो आप ब्रीडिंग लेते हैं उसमें मैक्सिमम फीमेल आती मैक्सिमम हैं, फीमेल तो आती उसमें मेल भी आ जाता है कि? मेल अगर आ जाता है तो वो कोशिश होती है कि हम उसको स्टार्ट में ही सेल आउट कर दें, या अगर कोई अच्छा मेल होता है, हम समझते हैं कि कोई शौकीन बंदा इसको ले लेगा या कुर्बानी पे निकल जाएगा, वो एक आधा मेल रख के फिर बाद में सेल कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो शरोज़ भाई, ये कितनी काउच से स्टार्ट किया था और हमने कब ये स्टार्ट किया था? अबाउट 2019 में, ओके। और 50 एनिमल हमने हॉलैंड से बजरिया वेसल इंपोर्ट किए थे। वैसा। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। जी। अभी आपके पास आपने बोला कि 200 200 हैं, एनिमल्स हैं, हाँ, तो इसमें फिर आपने माशाल्लाह इतनी ब्रीडिंग ली? हमने ब्रीड भी लिए, कुछ बीच में से हमने ऐड भी किए, तो अब ओके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 200 का हर्ड है। बिल्कुल ठीक है। शरोज़ भाई, अपना जानवर दिखाएं हमें, फार्म बिल्कुल, आ दिखाएं। जाए आपको विजिट करवाते हैं। अब मैं आपको विजिट करवाता हूँ डेयरी फार्म को, और हम स्टार्ट करते हैं काफ सेक्शन से। ये हमारे पास काव्स हैं, इसमें कोई 25 काव्स हैं। ये अभी इसके अंदर न्यू बॉर्न से लेके महीने 2 तक के काव्स हैं। शरोज़ भाई, ये सब अपनी ब्रीडिंग? ये सब हमारी अपनी ब्रीड है। हम डॉक्टर के साथ, DVM डॉक्टर हैं, और टीम सारी बैठ के उसके ऊपर हम सिलेक्टिवली देखते हैं कि कौन सी काऊ को कौन सा सीमन लगना है, ताकि हम आगे बेस्ट ले सकें ब्रीड, जो कि हमें दूध भी अच्छा दे और जो हमारे बच्चे हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के आएँ। शरोज़ भाई, दूध की बात आपने की, तो ये जो डच काउस हैं, इनकी दूध की एवरेज क्या है दानिश भाई, ये देती हैं 35 से 40 लीटर पर डे? हाँ जी, इनकी एवरेज है। ये क्या पूरा साल कंसेक्यूटिवली इतना देती हैं कि कोई मंथ ज़्यादा है और कुछ मंथ कम है? ये हर्ड एवरेज होती है इसके अंदर। फ्रॉम जब बच्चा उसने देना होता है, उसको कहते हैं अर्ली, उसके दूध जब उसमें स्टार्ट हो रहा होता है, ओके। वो उसमें तकरीबन 40 to 60 डेज तक उसकी वो लैक्टेशन का पीरियड होता है, जिसके अंदर वो दूध अपना गेन करती है और एवरेज अपनी इंक्रीज करती है। बिल्कुल ठीक। वो फिर जो स्टार्ट के 40-60 डेज होते हैं, उसके बाद जानवर अपनी पीक पे रीच कर जाता है, और उससे हम 200 डेज तक टोटल इंक्लूडिंग द 40-60 डेज 200 दिन तक दूध लेते हैं, जिसके बाद वो सस्टेन करता है। 200 दिन बाद वो दूध अपना गिराने लग जाता है। उस पीरियड पे हम आके उससे दूध नहीं लेते हैं और उसको फिर तैयार करते हैं फिर से इंसेमिनेट होने के लिए, और फिर वो अगली काविंग के लिए। ओके, यानी कि ये पूरा साइकिल। हाँ जी। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ ब्राउन कलर हैं और कुछ ब्लैक कलर हैं, तो इसमें क्या कोई ब्रीड का डिफरेंस है या कि सिर्फ कलर वेरिएशन? दानिश भाई, इसके अंदर कलर ब्रीड सेम है, दिस इज़ डच ब्रीड सारी है, लेकिन जो ब्राउन है ये वैसे ही ज़रा एयर कलर है। और उसके अंदर ये हमने कुछ मेल ऐसे लिए थे जो कि AI किया था, सीमन कुछ रखा था, वो मेल ब्राउन थे, तो ये उनसे फिर आगे ये निकले हुए हैं, ब्राउन निकले हैं। शरोज़ भाई, ये जो काफ हैं, ये कितनी देर बाद तैयार हो जाती हैं और कितना वेट होता है जब ये दूध देना शुरू करते हैं? इसका जो बेसिकली वो डॉक्टर देख रहा होता है, टीम उसको मॉनिटर कर रही होती है। एक जो इसका इंडिकेटर है वो वेट का है, 300 से 350 kg पे ला के इसको हमने इंसेमिनेट करना होता है, और फिर उसके बाद इसकी एज होती है 12-13 मंथ्स पे जाके। ये दोनों फैक्टर अगर मीट कर रहा हो क्राइटेरिया, फिर हम इनके अंदर इंसेमिनेशन करते हैं, और वो जो फिर इंसेमिनेशन का पीरियड है दैट इज़ अबाउट 272 to 80 to 90 डेज। फिर पहली काविंग के बाद फिर वो दूध देने शुरू करता है। ठीक है। हमें आप अपने
मिल्किंग हर्ड की तरफ चलते हैं आगे। जी शरोज भाई अच्छा सर, पहले हमने काफ सेक्शन देखा था, उसके बाद अब हम ये मिल्किंग हर्ड देखेंगे। मिल्किंग हर्ड में हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप। इसको हमने इस तरह किया होता है कि ए ग्रुप इज़ यूजुअली जिसकी एवरेज ज़्यादा होती है, उसकी डिपेंडिंग अपॉन द एवरेज उसकी डॉक्टर फीड भी अकॉर्डिंगली सेट करता है। और जो बी ग्रुप है उसकी ज़रा कंपैरेटिवली लेस एवरेज होती है, तो फिर उसको क्योंकि न्यूट्रिशनल प्रोफाइल देखते हुए क्योंकि दूध कम दे रही है तो उसकी फीड भी अकॉर्डिंगली सेट होती है। अच्छा, तो इसकी ए और बी की एवरेज में कितना डिफरेंस होता है और इनकी आपके पास फार्म पे क्या एवरेज आ रही है? हमारे पास जो ए ग्रुप की एवरेज है वो 35 है और जो बी ग्रुप है वो 25 के ऊपर है। 25 पे है ये पर डे, पर और डे ये की average है। पूरे ईयर की एवरेज आप ड्राइव करते हैं? हाँ जी। अच्छा शरोज भाई, ये टैग लगे हैं इस पे, कुछ टैग हमें नज़र आ रहे हैं कि नंबर्स लिखे हुए हैं पेंसिल से और कुछ कंप्यूटराइज हैं। इसमें मैं आपको गाइड करता हूँ। ये जो आप टैग देख रहे हैं 3720 NL6784, ये हमने इंपोर्ट की थी। ये हॉलैंड से डायरेक्ट आई थी, ये उनका टैग नंबर है। अब जो इस तरह का टैग कंप्यूटराइज टैग नंबर है या जो हमने इवन हाथ से लिखा हुआ है मैनुअल है, ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है कि इसका डाटा हमारे पास आ रहा है। जिस तरह अगर हमारे देखने वालों को आइडिया होगा, पेडिग्री शीट कहते हैं, तो वो कंप्यूटर के अंदर इनका सारा डाटा है कि इसकी माँ कौन थी, बाप कौन है, इसका जब बच्चा पैदा हुआ था उसका वज़न कितना है, ये दूध कितना देती है, इसको वैक्सीनेशन कौन सी, मतलब कंप्लीट फैमिली ट्री कह लें, और उसकी पेडिग्री सारा रिकॉर्ड वगैरह इनके जो टैग नंबर हैं इनके अगेंस्ट ये सिस्टम में स्टोर होता है। अच्छा, ये आपको जब आप इंपोर्ट करते हैं तो ये आपको सॉफ्ट फॉर्म में आते हैं या हार्ड फॉर्म में भी कोई डॉक्यूमेंट? दोनों फॉर्म में हमें वो जो इम्पोर्टर होता है वो इनकी पेडिग्रीज देता है, सॉफ्ट में भी और हार्ड में भी। तो शरोज भाई, टोटल पेडिग्री ये जानवर कितने थे शुरू में, दोबारा हमने बताइएगा? 50 से स्टार्ट किया था, हमने 50 जानवर मंगवाए और थे। सब पेडिग्री एक ही सब एज के थे? और pedigree उनकी एजेस क्या थी उस टाइम? प्रेग्नेंट जानवर मंगवाए थे, उन्होंने फर्स्ट काविंग इधर आके की थी। ओके। वो 2-3 महीने का उनका टाइम था, तो फिर उन्होंने इधर आके काविंग की और फिर एनिमल दूध में आए थे। अच्छा, मुझे बताएं कि इनमें प्रेग्नेंट में और नॉर्मल में प्राइस का फ़र्क भी होता है? बिल्कुल होता है। इस वक्त जो अभी प्राइसेस कम हुई हैं, हमने जब जानवर इंपोर्ट किया था ये 10-11 लाख का किया था। ओके। अभी प्राइसेस कम हुई हैं, तो प्रेग्नेंट की बात बता रहा हूँ। बिल्कुल और ठीक। प्रेग्नेंट इस वक्त आपको मिलता है 7 से 8 लाख का, और नॉन प्रेग्नेंट 6 लाख तक का मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है। और ये क्लाइमेटाइज होने में टाइम लगता है या बहुत कोई बहुत केयर करनी ज़्यादा। पड़ती इसका है? आप देख रहे होंगे कि हमने इंडस्ट्रियल फ़ैन लगाए हुए हैं, हमारे पास शावर हैं, फिर जो टीम इधर होती है उसकी 24/7 डेली, वैसे ही 24/7 जॉब, छुट्टी उसके अंदर कोई नहीं है। बिल्कुल सही। फिर जानवर ने दूध देना है, एक लाइव जानवर है, आपको बेहतर पता है, वो बीमार भी हो सकता है, सारी चीज़ें हैं, तो उसके अंदर डॉक्टर वगैरह सारी चीज़ें, ये शेड की इस तरह कंस्ट्रक्शन होती है कि वो वेंटिलेशन ऐसे रखता है। और गर्मियों में स्पेशली जानवर बहुत स्ट्रेस में होता है, पेंटिंग कर रहा होता है, हम इसको एनर्जी सोर्सेज देते हैं बिल्कुल कि ये इम्यूनिटी बूस्ट करे, उसका अंदर से डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे, और सारी चीज़ें कि इसका अंदर एक्लेमेटाइज हो जाए। और दूसरा, फिर जब जानवर एक दफ़ा इधर काविंग कर देता है, जो इम्पोर्टेड जानवर है, जो बच्चे इधर पैदा होते हैं, दे आर मोर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर, और इम्यूनिटी, हाँ, इम्यूनिटी उनकी बेहतर वेदर से एडजस्ट जल्दी कर जाते बिल्कुल हैं। सही बात है। अच्छा, हम शुरू करते हैं कि फीड से शुरू करते हैं। बिल्कुल। इनकी देखें, जानवर तो किसी ने मंगवा लिया, उसको क्लाइमेटाइज भी हमने कर लिया किसी तरह, फीड इसकी क्या देनी है, कि क्या न्यूट्रिशन अच्छा, रिक्वायर्ड है? उसमें सर इस तरह है कि इनकी प्राइमरी फीड कंसिस्ट करती है साइलेज से। साइलेज इसका मेन कंपोनेंट है, उसके अंदर एडिटिव्स आते हैं ओके। जो कि प्रोटीन सोर्सेज होती हैं, और उसके अंदर मिनरल होते हैं, सारी चीज़ें उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। अच्छा, तो साइलेज बेसिकली ड्राइव कैसे होता है? मतलब साइलेज, एक तो सबसे पहले बताएं कि आप अपना साइलेज खुद बनाते हैं? हम अपना साइलेज, हमारे पास 80 एकर्स, हम फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है, तो हम अपना बाहर से नहीं करते हैं साइलेज की। एक और चीज़, हम उसके अंदर जाने से पहले मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जो दूध की कॉम्पोजिशन है, उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर है, वो डायरेक्टली लिंक्ड है साइलेज के साथ। साइलेज की जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, जितना अच्छा साइलेज होगा, उतना अच्छा जानवर की इंटेक होगी, और वो डायरेक्टली दूध के ऊपर इफेक्ट करेगा। क्योंकि ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जानवर ने उसी तरह का दूध देना है जो उसने खाना है। अब साइलेज बनता कैसे है? ये बेसिकली मकई की जो फसल होती है उससे बनता है। हमारे पास जो 80 एकड़ लैंड है, वो हमारे पास एक टीम है एग्रीकल्चर की डेडिकेटेड, जो उस चीज़ को देख रही होती है। हम फाइनेस्ट सीड लेते हैं, फाइनेस्ट सीड लेके उसको हम प्लांट करके उसके फिर ऊपर इंश्योर करते हैं कि पेस्टिसाइड्स वगैरह ना लगें,
खादें उसको टाइम पे मिलें, और फिर उसको आके हम इनकी जो मशीन्स होती हैं साइलेज की, क्लास की मशीन होती है, उससे हम उसको कल्टीवेट करते हैं। और अब हम बाद में आपको व्यूअर्स को दिखाएंगे कि किस तरह बंकर्स में उसकी फर्मेंटेशन होती है। एक वीडियो बनाएंगे साइलेज पे, क्योंकि बिल्कुल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्कुल। चीज़ है डाइट के हवाले से। साइलेज की बात हुई थी, क्या टॉक्सिन का कोई इशू आता है साइलेज में? टॉक्सिन का इसके अंदर बिल्कुल इशू आता है। इसके लिए ही सारी जो टीम होती है वो मॉनिटर कर रही होती है। बेसिकली एक सेफ लेवल होता है, कंट्रोल्ड लेवल ऑफ एफ्लाटॉक्सिन होते हैं जो साइलेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते बिल्कुल। हैं। अगर वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है फिर जानवर के लिए भी नुकसानदेह है, और जो दूध है, जो दूध पीने वाला है, उसके लिए भी नुकसानदेह है। तो वो इफेक्टिवली हम उसको वीकली बेसिस पे उसका टेस्ट लगाते हैं ओके। कि हम उसको मेंटेन करें, और उसके लिए फिर मेरा जो डॉक्टर है, सारी टीम है, वो प्रिकॉशंस लेती है कि ह्यूमिडिटी, डैम्पनेस, फंगस इस चीज़ से बचा रहे और एफ्लाटॉक्सिन कम से कम हो। बिल्कुल ठीक, क्योंकि एफ्ला का टेस्ट तो अवेलेबल है मार्केट। हाँ जी, बिल्कुल अवेलेबल है। राइस भी जब हाँ एक्सपोर्ट जी, होती हैं तो जी। उसको भी एफ्ला का टेस्ट होता है। तो माशाल्लाह आपका साइलेज अपना है, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि बड़ी हेल्दी है। इनका एवरेज वेट क्या है? इनका जी एवरेज वेट 500 से 600 kg है। ओके, बिल्कुल ठीक है। टैग के मतलब दोबारा आता हूँ। जी। आपने एक इम्पोर्टेड है और एक जो जिन हमारी पे अपनी आपने, फार्म की जो ब्रीड है। हाँ जी, तो मुझे बताएं कि ये जो अपने फार्म की ब्रीड है, इसकी भी पेडिग्री बनती है, कोई डेटाबेस? इसकी पेडिग्री एज सच नहीं बनती है, लेकिन इसका डेटाबेस हम मेंटेन करते हैं कि जो अगर एक माँ पीछे से गाय आई थी, उसने बच्चा दिया है, उसको अब हमारी सीरीज का स्टार्ट हो रही है 1-2 से। अब वो 1-2 से अभी हमारे पास 200 तक चली गई है, तो हम उसको सीरियल देते हैं और फिर उसमें डेटाबेस में ऐड कर देते हैं कि इसकी ये माँ इंपोर्टेड थी, पीछे से बाप की हमारे पास डाटा होती है, और फिर हम अपना डेटाबेस उसका आगे कंटिन्यू करते हैं। जब वो इंसेमिनेट होती है, उसका बच्चा आता है, कि हमें सारी उसके पास फैमिली ट्री उसका हम इन लाइन रखते हैं। अच्छा, ये कोई सॉफ्टवेयर है जो यूज़ करते हैं? हाँ, हमने एक सॉफ्टवेयर ख़रीदा हुआ है, काफ़ी अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर है, उसकी हम सब्सक्रिप्शन देते हैं, और वो ओवरऑल फार्म मैनेजमेंट में, हमें ब्रीडिंग में, अकाउंट्स में वो चीज़ों को स्ट्रीमलाइन हमारे लिए रखता है। तो सॉफ्टवेयर का नाम बताएंगे? अच्छा, डेयरी केयर सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, और मैं ये जो भी फार्मर डेयरी से लिंक्ड है, एग्रीकल्चर से लिंक्ड है और कैटल से लिंक्ड है, मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये चीज़ों को काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, और आपको हैसल वो जो एक्सेल शीट्स पे और जो लंबे लंबे खाते बनाने होते हैं, ये आपको एक मॉनिटरिंग भी आसान हो जाती है, और आपके चेक एंड बैलेंस सारी चीज़ों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ला के ये प्रोवाइड कर देता है। मिल्किंग का कोई टाइम है और ये कितनी बार की जाती है? बिल्कुल, इनका टाइम है, ये 3 दफ़ा मिल्किंग होती है। जो ए ग्रुप है वो 3 दफ़ा होता है, बी ग्रुप 2 दफ़ा होता है। जो ए ग्रुप है वो सुबह 2 बजे होता है, फिर 10 से 11 बजे होता है, और तीसरा टाइम है शाम 5 से 6। ओके, और ये तीनों टाइम आपके पास ऑटोमेटेड मशीन? बिल्कुल, वो अभी हम विजिट करवाते हैं। ऑटोमेटेड पार्लर है, स्टेट ऑफ द आर्ट इम्पोर्टेड पार्लर है, कि वो किसी किस्म का जो आपका पुराना गवाले का कॉन्सेप्ट था कि जी उसके अंदर हाथ भी लग रहा है, बैक्टीरिया, मिट्टी वगैरह सारी जा रही है, वो अनटच फ्रॉम ह्यूमन हैंड, और उसको बेसिकली हम शॉप के कॉन्सेप्ट से लिंक करते हैं कि फ्रॉम ग्रास टू ग्लास। हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारे कस्टमर है उसको जो दूध है दैट इज़ नॉट ओनली सेफ बट हेल्दी दूध भी है, अच्छी कॉम्पोजिशन वाला दूध भी है। फिरोज भाई, मिल्क सेक्शन में जाने से पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलियन काउस भी आती हैं, अमेरिकन भी आती हैं, डच भी आती हैं। बिल्कुल। तो आप व्यूवर्स को बताएं कि आपने डच काउस क्यों चूज़ की, और इनमें फ़र्क क्या है ऑस्ट्रेलियन सर, और? इसके अंदर बेसिकली इट बॉयल्स डाउन टू योर पर्सनल प्रेफरेंस, और आपका जो डॉक्टर के साथ आपकी जो टीम जिसके साथ कंफर्टेबल है। ऑस्ट्रेलियन इन माय ओपिनियन अब ऑब्सलीट हो गई, उसके ऊपर R&D बहुत कम हो रही है। अब दुनिया में जो नए फार्म लगते हैं जिसके ऊपर R&D ज़्यादा है, वो अमेरिकन है या डच है। उसके 2 प्राइमरी रीज़न है। अगर हम जो डच को प्रेफरेंस देते हैं, वो कहते हैं कि जी डच के सॉलिड ज़्यादा हैं, सॉलिड्स होती हैं दूध में फैट और LR की वैल्यूज़। लेकिन हैविंग सेड दैट, उसके डच की लैक्टेशन साइकिल ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो अमेरिकन है वो एवरेज ज़्यादा देती है, उसकी वैसे दूध ज़्यादा है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ समझने के लिए व्यूअर्स के लिए, कि अगर डच देती है 6 से 7 लैक्टेशन और उसके अंदर एवरेज देती है 30 की, तो अमेरिकन देगी एवरेज उन्हीं में तकरीबन 40-45, वो दूध ज़्यादा देती है। तो इट कम्स डाउन टू योर पर्सनल प्रेफरेंस कि आपके फार्म के गोल क्या हैं, आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं, और आप बेसिकली कंफर्टेबल किसके साथ हैं। फिरोज भाई, मिल्किंग सेक्शन की तरफ से बिल्कुल, मिल्किंग सेक्शन की तरफ हम आते हैं, इधर से आते हैं। फिरोज भाई दिखाइए पार्लर पे आगे। ये सारा हमारा इम्पोर्टेड
स्टेट ऑफ द आर्ट मिल्किंग पार्लर है। इसमें मैं आपको बता रहा था कि विदाउट हाथ लगे किसी चीज़ का और आउटसाइड पे मिट्टी वगैरह और सारी चीज़ें जाए, ऑटोमेटेड मिल्किंग होती है। स्टेनलेस स्टील के फूड ग्रेड पाइप्स हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है अंदर, ऑटोमेटेडली दूध अंदर जाता है और 4 डिग्री के अंदर स्टोर हो जाता है और ठंडा हो जाता है। ये अब हमारा पार्लर रूम है। मिल्किंग के बाद दूध इन चिलर्स के अंदर स्टोर होता है। ये इंपोर्टेड चिलर्स हैं, ये 1000 लीटर का है और एक हमारे पास 1800 लीटर का है। ये सारा स्टेट ऑफ द आर्ट, इधर देखें, इधर से अनटच, कोई वो उस तरह के पुराने सिस्टम नहीं है कि दूध में पानी भी साथ डाल रहा है और बाकी एक्सटर्नल चीज़ें भी आ रही हैं। ये फूड ग्रेड पाइपिंग के जरिए दूध इसके अंदर आके स्टोर हो जाता है और ये इसका CAP वाला सेक्शन है। आफ्टर मिल्किंग इसको ये एसिड एल्कली से आपके पाइप्स वगैरह सारी चीज़ें साफ़ करता है। आपके फ्रेश वाटर से 3 दफ़ा उसके अंदर पानी गुजार के उसको निकाल दिया जाता है। अगली मिल्किंग के लिए उसको हम तैयार कर लेते हैं। अच्छा, जब दूध इन पाइप से गुजर के इस चिलर के अंदर आता है, बेसिकली दूध इज अ FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। इसकी शेल्फ लाइफ कोई नहीं है, ये पेरिशेबल आइटम है। जैसे ही इसने आना है, इसको हम एक दिन भी बहुत मुश्किल से हम स्टोर कर सकते हैं। इस चिलर का काम ये होता है, इसके अंदर एजिटेटर लगा हुआ है और ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, हर जगह इसको ये लोग फार्मर्स अडॉप्ट करते हैं। इस चिलर के अंदर दूध 4 डिग्री पे ठंडा रहता है। 4 डिग्री इज अ टेम्परेचर जिसमें दूध की बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। जहाँ पे उसने फ़ौरन ख़राब होना है, वो एक दिन उस तरह से वो टाइम निकाल जाता है, फ्रेश दूध रहता है। एजिटेटर का काम ये है कि जो दूध के अंदर पार्टिकल्स हैं वो उसको मिक्स करता रहता है और उसको कंप्रेसर 4 डिग्री पे चिल रखता है और हम उसको इस दूध को स्टोर करते हैं। हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम एज सून एज मिल्किंग हो जाए, वो 34-35 डिग्री पे दूध का टेम्परेचर होता है। 4 डिग्री पे जब वो आके हम उसको ठंडा कर लेते हैं, इधर से ये फ़ौरन हम शॉप्स पे अपनी डिलीवर कर देते हैं, जिधर से फिर आगे ये कस्टमर्स को होम डिलीवरी पर शॉप पे सेल होता है। शरोज भाई, आप बोल रहे हैं कि शॉप पे डिलीवर कर देते हैं। शॉप आपकी ऑब्वियसली लाहौर में है। हाँ जी, लाहौर में। तो वहाँ तक ये कैसे पहुँचता है? तो क्या उसमें कोई आइस तो यूज़ नहीं होती? ये कंसेप्ट और है लोगों के कि आइस यूज़ करते हैं। उसका देखें, ये 4 डिग्री पे करने का ही ये मकसद है कि उसको हम, एक तो मिल्क उधर डिलीवर होता है फूड ग्रेड जो हमारी कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर, और फिर 4 डिग्री के अंदर स्टोर होता है कि वो दूध आपका चिल्ड होता है। शॉप तक जाते जाते वो टेम्परेचर मेंटेन करता है। एल्यूमिनियम के जो फूड ग्रेड कैन्स होते हैं वो बने ही इसलिए हैं कि वो टेम्परेचर एक सर्टेन थिकनेस के होते हैं कि वो दूध सस्टेन करें, और शॉप पे जाके फिर इस तरह के चिलर हैं उसके अंदर जाके वो टेम्परेचर कूल हो जाता है। हमें इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं आती कि जी मूविंग के बिटवीन शॉप एंड फार्म के दूध ख़राब हो गया। शरोज भाई, कमर्शियल दूध भी देते हैं लोग आप? फार्म पे सेल करते हैं, कमर्शियली हम सेल करते हैं और एक मल्टीनेशनल को भी सेल कर रहे हैं। अच्छा, आप अपना नंबर अगर बता दें तो ताकि कमर्शियली भी कोई लेना चाहे और हाउस होल्ड में भी कोई अगर हाइजीनिक दूध लेना चाहे तो वो आपसे रब्ता कर बिल्कुल, वो आप नोट कर सकते हैं 0300 189 0303। और मैं चाहूँगा कि आप अपनी शॉप्स की वीडियोस और उनके एड्रेसेस भी हमें दे दें ताकि हम डिस्प्ले कर सकें। बिल्कुल सही है। उसमें मैं आपको वैसे गाइड कर देता हूँ। हमारी जो डिलीवरी सेटअप है वो बाबरा टाउन फेज 2 and 3 में है, और जो वॉक इन कस्टमर को हम केटर करते हैं जिधर खुला दूध और दही मिलती है वो रायवन रोड, शेरशाह रोड के ऊपर है। बिल्कुल ठीक है। शरोज भाई, मैं इसके बाद आपकी प्रेग्नेंट काउस देखना चाहूँगा और वो टॉपिक को मैं चाहूँगा कि उसको आ जाए, हम आपको दिखाते हैं। शरोज भाई, ये प्रेग्नेंट काउस का हाँ सेक्शन जी, ये हमारा प्रेग्नेंट काउस का है। उस शेड्स में जब इनको तकरीबन 1 महीना रह जाता है काविंग के लिए, तब हम इनको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर है और जो VA है वो उनको हम इंटेंसिवली देख सकें। इनकी फीड भी सेपरेट होती है, ज़्यादा केयर में होता है, और फिर जब इनकी काविंग होनी होती है हम इनको पीछे साइड पे लेके जाके, अगर उसको काविंग के दौरान इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है उसको वो फिर लेबर वगैरह सारी टीम उसको देखती है। और ओवरऑल भी क्योंकि ये फिर सेंसिटिव अभी स्टेज के ऊपर हैं, तो इनके लिए मॉनिटरिंग आसान हो जाए, चेक एंड बैलेंस रखना सारी चीज़ें, तो हम इनको इधर देख रहे हैं। फिरोज भाई, अल्ट्रासाउंड वगैरह और डॉक्टर की अवेलेबिलिटी किस तरह से इंश्योर करते हैं? डॉक्टर तो हमारे पास फार्म पे मैनेजर हैं, DVM डॉक्टर हैं, ही इज़ अवेलेबल ओवर हेयर 24/7। मैं आपकी बिल्कुल मुलाकात करवाता, लेकिन वो कल ही लीव पे गए हैं। और अल्ट्रासाउंड भी हम एज़ पर आवर नीड सर्विसेज हम वो जो टेक्नीशियन है उसको बुला के उनको फिर चेक करवा लेते हैं कि कौन सी इंसेमिनेटेड है और कौन सी प्रेग्नेंट है।
तो इसमें शरोज भाई कुछ सी सेक्शन के भी चांसेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। उसके अंदर डिस्टोकिया होता है, सी सेक्शन होता है, असिस्टेड कार्विंग होती हैं सारी। तो वो जो डॉक्टर है उसके साथ जो वीए है वो चीज़ों को देख रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि हमने फीड बेसिकली होती है कि आप जानवरों को इसको बेसिकली क्लोजअप कहते हैं कि बेहतर फीड जाए, क्योंकि जब उसने दूध देना है, उस कार्विंग उसने करनी है, तो उसको एनर्जी सोर्स उसको बेहतर मिले। उसी से जो काफ होगा उसकी हेल्थ भी, इम्यूनिटी भी बेहतर होगी, हेल्थ बेहतर होगी, और जो उसने फिर माँ ने दूध आके देना है, वो दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं। तो वो दोनों डॉक्टर फीडिंग और सारी चीज़ें ना, हेल्थ वगैरह इन चीज़ों की मॉनिटर क्लोजली कर रहा होता है। अच्छा, अब ये टॉपिक चला है तो मुझे बताएं कि इनकी जो इंसेमिनेशन है ये आर्टिफिशियल जी जी। और ये आप किस तरह से सीमेंस मंगवाते हैं? और आपने पहले बताया कि आप ज़्यादा फीमेल सीमेंस मंगवाते हैं ताकि काफ फीमेल्स। हाँ जी। तो ये थोड़ा सा डिटेल में बताएं, थोड़ा ब्रीफ करें। मैं इसमें आपको गाइड करता चलूँ कि जो डेयरी फार्म है उसके लिए तो हमारा एसएटी फीमेल होता है, फीमेल काफ है। मेल से हमने कोई आउटपुट नहीं लेना। तो उसमें एक तो प्राइमरी, अच्छा फिर उसके अंदर हमने चीज़ देखनी है कि पहले शुरू करेंगे सीमेंस कहाँ से मंगवाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके पहले मैं अपनी टीम के साथ बैठता हूँ। ओवरऑल हम हर्ड को देखते हैं कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या नहीं है। हम फार्म के टारगेट होते हैं, दूध की प्रोडक्शन हमने अगले साल किस लेवल पे लेके जानी है। जो सॉलिड हैं, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया फैट एलआर के, वो हमने किधर तक मेंटेन करने हैं। कोई हर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, रंप एंगल, लेग, टीट के, अडर के, वो चीज़ों को देखते हैं। हम फिर सीमन सिलेक्ट करते हैं उस कंपनी से, 3-4 सीमन हम शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। उसके अंदर प्रेफरेंस ये होती है कि हम सेक्स सीमन लगाएं। सेक्स सीमन में 80% to 85% चांस होता है कि फीमेल काफ आए, जो कि लाइक आई सेड कि वो फार्म का एसेट होता है। प्रेफरेंस ही फार्मर की वो होती है, डेयरी फार्मर की, वो फीमेल काफ आए उससे तैयार करके हमने आगे दूध लेना है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो सीमेंस आता है तो ये आपको लोकली मिल जाता है या कि आपको बाहर कंपनी से या कोई डिस्ट्रीब्यूशन इधर मौजूद है? कंपनीज इधर हैं, 2-3 कंपनीज इधर काम कर रही हैं। हम उनसे जाके, हमने बल्क में लेने होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जब सीमन पोर्ट पे आए, एयरपोर्ट पे आए, हम फ्रेश स्टॉक उठा लें, क्योंकि सीमन एक बहुत डेलिकेट चीज़ है। उसके गैस सिलेंडर्स होते हैं, एक टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर मेंटेन करना होता है। हैंडलिंग भी उसको ख़राब कर देती है फिर, जो कि लेटर डेयरी फार्मर को जाके कंसेप्शन नहीं देती। तो वो हम चीज़ें सारी देखते हैं कि उसकी कोल्ड चेन मेंटेन रहे, और जो फ्रेश स्टॉक आए हम उधर से ही जो हमने बुक करवाए हुए हैं वो हम उठा के अपने फार्म पे ले आएँ। हमारे पास इधर कंटेनर है 40 लीटर के, 80 लीटर के, उसके अंदर फिर हम स्टोर कर देते हैं। और ब्रीडिंग सीजन में, जो कि अभी हमारा ब्रीडिंग सीजन चल रहा है सर्दियों में, उसको इस टाइम के ऊपर हम आके उसको फिर इंसेमिनेशन की तरफ जानवर को लेके जाते हैं। शरोज भाई, कोई काउज ऐसी भी हैं जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से कंसीव नहीं करती और उन्हें फिजिकल इंसेमिनेशन की ज़रूरत सर बिल्कुल ऐसे जानवर हैं जो कि तंग करते हैं, नहीं उसके ज़्यादा लैक्टेशन में हो जाती हैं, तंग करती हैं, या वैसे कोई और किसी वजह से वो कंसीव नहीं करती हैं। उसके लिए हमने 2 बुल रखे हुए हैं उधर, फिर उनको हम बुल के ज़रिए कंसीव करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये इनमें जब बेबी आ जाता है, मतलब डिलीवर कर देती हैं, तो उसके बाद क्या केयर होती है काफ की भी और इसकी जो काऊ है उसकी भी? काफ तो राइट एट दैट पॉइंट डिलीवरी पे वो 1-2 हफ्ते के लिए तो उसको कह लें इंटेंसिव केयर में होता है। उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि उसका बर्थ वेट सबसे पहले चेक करते हैं कि हेल्दी है, उसकी ब्रीदिंग सही है, हार्ट बीट सही है, इरेगुलर हार्ट बीट तो नहीं है। और फिर उसको हम अलहदा करके काफ शेड में ले आते हैं। इधर जो इस शेड का वर्कर होता है वो उसको मैनुअली फिर फीड कराते हैं, फीडर से मैनुअली उसको उसकी काऊ से अलहदा कर देते हैं। उसको हम काऊ का मिल्क ही सेपरेट लेके, सेपरेट मिल्किंग करवा के, लेकिन उसको फीडर से फिर फीड करवाते हैं। उसको हम क्योंकि फिर अपने मिल्किंग ग्रुप में ले जाते हैं और फिर वो उसकी मिल्किंग एज पर रूटीन पार्लर के ऊपर होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि हम बुल भी देख लें आपके, बिल्कुल ठीक है, फिजिकली जो आप यूज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ये 3 हमारे पास बुल हैं। अभी तो 2 ये छोटे हैं, ये तैयार हो रहे हैं। इनको रखा हुआ है कि जो हमारी हीफर या काओ एआई में तंग करती है या कंसीव नहीं करती है, क्योंकि स्ट्रॉ महंगे हैं, आपको पता है, बार बार हम यूज़ नहीं कर सकते उनके ऊपर, तो फिर हम इनको इस्तेमाल करते हैं कंसेप्शन लेने के लिए।